दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए फ्रांस के खिलाफ भारत में भी भड़का गुस्सा, कई शहरों में प्रदर्शन। यूरोपीय देश फ्रांस के साथ तो मुस्लिम मुल्कों में उग्र प्रतिक्रियाएं जारी। नीतीश ने नौकरियों के वादे को बोगस बताया, बीजेपी के वादे पर भी उठे सवाल। पाक मंत्री के बयान से मिला सरकार को जोश, कांग्रेस पर हुई हमलावर। बंगाल में संघ ने अपने हाथ में ली कमान, विजय वर्गीय के पर कतरे। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। लेकिन उसके पहले आपसे गुजारिश ये है कि हम सब जानते हैं कि गोदी मीडिया किस तरह से खबरों को तोड़ता मरोड़ता है, देश को गुमराह करता है, फर्जी खबरें फैलाता है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दिया जाए, उसकी ताकत बना जाए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए। आप लिंक करेंगे तो आपके सामने सदस्यता योजना का पूरा ब्यौरा आ जाएगा और आप अपनी मनचाही सदस्यता उसमें से चुन सकेंगे। हमें उम्मीद है कि पत्रकारों द्वारा संचालित सत्यहिंदी.com को आपका ये सहयोग, समर्थन, प्रोत्साहन जरूर मिलेगा। तो आइए अब सिलसिला शुरू करते हैं बड़ी खबरों के विश्लेषण का। सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे प्रमुख खबर। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ भोपाल के इकबाल मैदान में हुए एक प्रदर्शन को लेकर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। गुरुवार को आयोजित इस प्रदर्शन में हजारों की तादाद में मुसलमानों ने पहुंचकर फ्रांस का न सिर्फ विरोध किया बल्कि फ्रांस के झंडे को आग के हवाले भी कर दिया, जिसके बाद शिवराज सरकार ने इस पर सख्ती दिखाई है। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ FIR भी दर्ज कर दी गई है। शिवराज चौहान ने ट्वीट करके कहा कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है, इसकी शांति को भंग करने वालों से हम पूरी सख्ती से निपटेंगे। इस मामले में 188 IPC के तहत मामला दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी हो। भोपाल के अलावा फ्रांस के खिलाफ मुंबई में भी देखा गया कि वहां भी विरोध प्रदर्शन हुए हैं, जहां ये नाराजगी अब मुंबई की सड़कों पर भी दिखाई दे रही है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नागपाड़ा और भिंडी बाजार इलाके में फ्रांस के राष्ट्रपति की तस्वीर चिपकाकर विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि भारत ने फ्रांस के साथ एकजुटता दिखाते हुए नीस शहर में चाकू से किए गए हमले की निंदा की है। तो गुस्सा आपको आ रहा है, उसकी वजह हो सकती है, सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। आपको किसी भी लोकतांत्रिक देश में अपने गुस्से का इजहार करने का अधिकार भी है। लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि ये कोरोना काल है, चारों तरफ कोरोना फैल रहा है और ऐसे में अगर आप कोरोना से संबंधित नियम कानून को तोड़कर प्रदर्शनों में हिस्सा ले रहे हैं तो निश्चित रूप से ये चिंता की बात है, न केवल आपके लिए बल्कि पूरे समाज के लिए। तो अपने विरोध को आप एक कायदे से ऐसे सुरक्षित ढंग से व्यक्त कीजिए ताकि किसी और को असुविधा न हो, समाज में कोरोना और तेजी से न फैले। अन्यथा आप ही पर यह दोष मढ़ा जाएगा, जैसे कि तबलीगी जमात के समय हमारे मीडिया चैनलों ने किया, एक खास किस्म की राजनीति ने किया और वो फिर इसके साथ भी वही सलूक करने लग जाएगा। तो ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि नियम कायदों के भीतर रहते हुए अपना प्रदर्शन किया जाए। दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान भले ही शांति का टापू कहें मध्य प्रदेश को, लेकिन हम सब जानते हैं खास तरह की राजनीति से वो प्रेरित है और इस तरह के प्रदर्शन जिसमें कोई हिंसा नहीं हुई है, कोई इस तरह की तोड़ फोड़ नहीं हुई है, उसे कानून के खिलाफ बताना और कानून के खिलाफ बताते हुए FIR दर्ज करना और ये खम ठोक के कहना कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये एक खास कहना चाहिए कि विचारधारा से प्रेरित है, खास तरह की राजनीति से प्रेरित है, जिसमें एक दूसरे समुदाय को टारगेट करना उनका लक्ष्य होता है। तो ये एक स्पष्ट तौर पर भारत में जो प्रदर्शन करने वाले लोग हैं उन्हें इसके प्रति सावधान रहना चाहिए कि कोरोना के काल में हमें अतिरिक्त सावधानी बरतनी है। अपने गुस्से का इजहार किस और तरीके से किया जा सकता है इसके बारे में सोचना चाहिए और अपने गुस्से को नियंत्रित करके ही आप प्रदर्शन कर सकते हैं। आप
ज्यादा उग्र होंगे तो उसके नतीजे दूसरे तरह के भी निकल सकते हैं, क्योंकि दूसरे तरह की राजनीति करने वाले उसका फायदा उठाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो क्रिया की प्रतिक्रिया ना हो, ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। और फ्रांस में कोई घटना हो रही है, उससे आप हो सकता है कि उत्तेजित हो, प्रभावित हो, लेकिन अपने आप को नियंत्रण में रखते हुए जो कुछ भी आपको अपने विचारों को अभिव्यक्त करना है, एक लोकतांत्रिक ढंग से, अहिंसक ढंग से, वो आप कर सकते हैं, लेकिन अपनी हदों को पार नहीं करना है। अगली खबर लेते हैं। फ्रांस में हो रहे बर्बर हमलों को लेकर दुनिया भर में प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। यूरोप के देशों में ने फ्रांस का समर्थन किया है, जबकि मुस्लिम देशों में फ्रांस का विरोध बढ़ता जा रहा है। मलेशिया के पूर्व राष्ट्रपति महाथिर मोहम्मद का भड़काऊ बयान भी आज चर्चा में रहा, जिसमें उन्होंने फ्रांसीसियों को मारने को जायज ठहराया था। हालांकि इस बयान को ट्वीट किया था उन्होंने और ट्विटर ने इसे हटा दिया है। इस बीच फ्रांस में कल ही चर्च में घुसकर 3 और लोगों की हत्या कर दी गई, जिसमें एक महिला का गला भी काट दिया गया। सऊदी अरब में भी फ्रांसीसी वाणिज्य दूतावास की सुरक्षा में तैनात एक सुरक्षा कर्मी पर चाकू से हमला किया गया। इसके अलावा अब रूस में भी एक मुस्लिम बहुल इलाके में 16 साल के हमलावर ने पुलिस पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद हमलावर को गोली मार दी गई। रूस की खुफिया एजेंसी ने कहा है कि वो इसको एक आतंकी हमले के तौर पर देख रहे हैं। वहीं रूस की न्यूज एजेंसी इंटरफैक्स के मुताबिक हमलावर ने अल्लाह अकबर के नारे भी लगाए थे। बता दें कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा है कि फ्रांस निशाने पर है, मैं फ्रांस और दुनिया भर के कैथोलिक लोगों के साथ खड़ा हूं। 2016 में फादर हैमेल की हत्या के बाद एक बार फिर से फ्रांस के कैथोलिकों को निशाने पर लिया जा रहा है। हम देश में धार्मिक स्वतंत्रता कायम रखने के लिए उनके साथ हैं। धर्म में आस्था हो या न हो, हर धर्म के अनुयायियों को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। आज हम कैथोलिक लोगों के साथ खड़े हैं। मैक्रों ने कहा, मेरा दूसरा संदेश इस्लामिक आतंकवाद की मूर्खता झेलने वाले नीस और नीस के लोगों के लिए है। ये तीसरी बार है जब आपके शहर में आतंकवादी हमला हुआ है। आपके साथ पूरा देश खड़ा है। अगर हम फिर से हमला होता है तो ये हमारे मूल्यों के प्रति संकल्प, स्वतंत्रता को लेकर हमारी प्रतिबद्धता और आतंकवाद के सामने नहीं झुकने की वजह से होगा। हम किसी भी चीज के सामने नहीं झुकेंगे। तो फ्रांस का अपना एक कैरेक्टर है, अपना एक संविधान है, एक अपनी सामाजिक व्यवस्था है, वहां अपने मूल्य हैं, उनके सामाजिक मूल्य हैं और उसके हिसाब से वो अपने देश को चलाना चाहते हैं। जाहिर है कि उसमें कई चीजें ऐसी हैं जो दूसरे देशों के नागरिकों को पसंद नहीं आएंगी, जैसे कि चार्ली एब्दो ने जिस तरह के कार्टून बनाए, उससे इस्लामी दुनिया के लोगों को नाराजगी है, बहुत ज्यादा नाराजगी है। और ये पिछले 15 सालों से ये नाराजगी बार बार तरह तरह से व्यक्त होती रही है, लेकिन इस नाराजगी को आतंकवाद के जरिए, बर्बर कार्रवाई के जरिए व्यक्त नहीं किया जा सकता, उसको सही ठहराया ही नहीं जा सकता, जो कि फ्रांस में एक के बाद एक कई घटनाएं इस तरह की हो चुकी हैं और उससे फ्रांसीसी समाज में बहुत ज्यादा गुस्सा है। जाहिर है कि जब इस तरह की घटनाएं लगातार होती हैं तो वहां के राष्ट्रपति को भी पर दबाव होता है कि वो भी इसके बारे में कोई कड़ा स्टैंड ले, उग्र ढंग से अपनी चीजों को रखें, और यही इमैनुअल मैक्रों कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने जिस तरह से इन घटनाओं को सीधे इस्लाम से जोड़ दिया और इस्लामी आतंकवाद का नाम दे दिया और एक इस्लामोफोबिया का निर्माण करने की कोशिश की, वो भी गलत था। लेकिन फ्रांसीसी राष्ट्रपति का विरोध अपनी जगह पर है और इन बर्बर कार्रवाइयों का समर्थन कतई बर्दाश्त नहीं हो सकता, जैसे महाथिर मोहम्मद ने किया कि लोगों को हक है कि लाखों फ्रांसीसियों को मार डालें। इस तरह के उत्तेजक, भड़काऊ बयानों को कहीं से भी सही वैध नहीं ठहराया जा सकता और ना ही ऐसे बयानों से हमें भड़कना चाहिए, बल्कि इनको कंडेम करना चाहिए, इनकी निंदा भर्त्सना करनी चाहिए कि इस तरह से अगर हम क्रिया की प्रतिक्रिया करते गए तो ये इसका सिलसिला कहीं थमेगा नहीं और ये थम भी नहीं रहा है। इसलिए बहुत जरूरी है कि थोड़ा संयत ढंग से अपने विरोध को आकार दिया जाए। ये फ्रांस के राष्ट्रपति को भी सोचना पड़ेगा कि वो किस हद तक और किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें, अपने नागरिकों को सुरक्षा दिलवाएं और जो भी अपराधी हैं उन्हें कड़े से कड़े दंड का प्रावधान करें। इसको पूरी तरह से इस्लाम से और पूरे इस्लामी दुनिया से जोड़ देना गलत होगा।
ये भी हम जानते हैं कि इस्लामी दुनिया में बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जो अपनी राजनीति के लिए ऐसे मुद्दे ढूंढते रहते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे तो तुर्की कर रहा है, तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन कर रहे हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कर रहे हैं, ईरान में किया जा रहा है, मलेशिया में किया जा रहा है। तो इस तरह के जो कट्टरपंथी राजनीति वाले मुल्क हैं वो इन घटनाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी आवाम को बहकाने के लिए, गुमराह करने के लिए, और जो इस्लामी दुनिया की लीडरशिप है उस पर अपना नियंत्रण करने के लिए, अपना प्रभाव करने। तो हमें ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का भी ज्ञान होना चाहिए। इस तरह के जब घटनाएं होती हैं तो उनका कैसे इस्तेमाल किया जाता है, और इस पूरे मामले को इस्लाम बनाम ईसाइयत तो बिल्कुल नहीं बनने देना चाहिए, क्योंकि ये अगर हुआ तो फिर बहुत सारी धर्म एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएंगे और उसका फायदा उठाया जाएगा। जैसे भारत सरकार ने भी जिस तरह से तुरंत फ्रांस के राष्ट्रपति का समर्थन किया, और तो ये साफ दिखता है कि समर्थन करना भी चाहिए, हिंसा का विरोध करना भी चाहिए, लेकिन उसमें एक तत्परता में जो संदेश छिपा है वो इस्लाम के विरोध वाला संदेश छिपा हुआ है। और जाहिर है कि ये राजनीति चूंकि इस सरकार की है, सरकार में जो सत्तारूढ़ दल है उसकी है, तो ये उसमें आना ही था। लेकिन इस तरह की राजनीति को अगर आप अपनी गतिविधियों से और बल देंगे तो नुकसान आपका होगा, ये ध्यान रखना चाहिए। हिंसक गतिविधियों को किसी भी रूप में जायज नहीं ठहराया जा सकता, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले हों और किसी भी देश के रहने वाले हों, इसे कतई जायज नहीं ठहराया जाना चाहिए। अगली खबर पर जाने से पहले एक बात और जोड़ना चाहूंगा, और वो बात ये है कि हर धर्म में कुछ ऐसे विषय होते हैं जिनको लेकर बहुत उत्तेजना फैल जाती है, और हर धर्म में ऐसे कट्टर तत्व होते हैं, चाहे वो कोई भी धर्म हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो या सिख हो, कोई भी धर्म हो, हर धर्म में ऐसी कट्टरता वाले लोग होते हैं। जैसे आपको याद होगा कि मकबूल फिदा हुसैन की पेंटिंग्स को लेकर किस तरह से हिंदू कट्टरपंथियों ने व्यवहार किया था और अंततः उन्हें देश छोड़कर जाना पड़ गया था। उनके पोस्टरों के साथ, उनकी पेंटिंग के साथ गलत ढंग से व्यवहार किया गया था, उनके पुतले भी जलाए गए थे, और उन्हें बाहर जाकर लंदन में आखिरकार उन्हें उनका अंतिम समय वहीं गुजरा। तो ये कोई धर्म के लोग, मानने वाले लोग ये सोचते हैं कि वो ज्यादा उदार हैं, तो ये सही नहीं है। कोई धर्म के लोग ये मानते हैं कि दूसरे धर्म के लोग ज्यादा कट्टर हैं, ये सही नहीं है। वक्त वक्त पर अलग अलग समय अलग अलग धर्मों के लोग ज्यादा कट्टर या ज्यादा उदार हो जाते हैं, जो सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां होती हैं उनकी वजह से। इस्लाम के आने के पहले भी धार्मिक युद्ध होते थे, एक दूसरे को मारकाट में हराते जीतते थे और कब्जा करते थे, वर्चस्व की राजनीति होती थी, जैसा कि बौद्धों के साथ इसी देश में हुआ, उन्हें यहाँ से खदेड़ दिया गया, जैनियों के साथ हुआ। तो ये सब धर्म में आपस में गुत्थम गुत्था चलता रहता है, इसे समझदारी के साथ डील करने की जरूरत है। अगली खबर लेते हैं। विपक्ष और महागठबंधन के सभी दल अब 10 लाख नौकरी देने का वादा कर रहे हैं, मगर एनडीए के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नीतीश कुमार ने शुक्रवार को कहा कि जॉब बोगस बात है। उनके अनुसार 10 लाख नौकरियों का वादा यूं ही बोलना है, लोगों को गुमराह भ्रमित करने के लिए ये बातें बोली जा रही हैं। नीतीश कुमार ने यह बात शुक्रवार को परबता विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा में अपने भाषण में कही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जब उनकी सरकार 15 वर्षों तक थी तो कितने लोगों को रोजगार दिया। उस समय मात्र 95,000 से कुछ अधिक सरकारी नौकरियां लोगों को मिली, और उसकी तुलना में उनके 15 साल में 6 लाख से अधिक लोगों को नियुक्त किया गया। उन्होंने तेजस्वी यादव के माता पिता लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की आलोचना करते हुए कहा कि वो तो अपने बजट का पैसा भी खर्च नहीं कर पाते थे। फिलहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस कथन से ये साफ नहीं है कि भाजपा द्वारा 19 लाख लोगों को रोजगार देने के वादे पर भी क्या नीतीश कुमार का ये कथन लागू होता है। तो नीतीश कुमार, जाहिर है कि चुनाव में मुद्दा बन चुका है नौकरियों का, सरकारी नौकरियों का, और बड़ी तादाद में युवा आरजेडी के साथ, तेजस्वी यादव के साथ जुड़ते जा रहे हैं, उनको समर्थन देते जा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि ये व्यक्ति हमें नौकरियां देगा, क्योंकि उसने पहले कैबिनेट की पहली मीटिंग में ये काम करने का वादा किया है। तो अब उस वादे से घबराई हुई है पूरा एनडीए,
और जेडीयू भी घबराया हुआ है, क्योंकि नौकरी देने के मामले में, जॉब क्रिएशन के मामले में उनकी सरकार भी सिफर साबित हुई। अगर 15 साल में 6 लाख नौकरियां क्रिएट की गई हैं तो ये शर्मनाक है किसी भी सरकार के लिए। आंकड़ा बोलते हुए नीतीश कुमार को शर्म से डूब जाना चाहिए, लेकिन चूंकि वो लालू राज से कंपेयर करके अपनी बेहतरी बता रहे हैं तो ये कोई बहादुरी की बात नहीं हुई। दूसरी बात यह है कि उन्होंने तेजस्वी यादव के वादे को गुमराह करने वाला बताया है, लेकिन उन्हीं की गठबंधन की भागीदार बीजेपी कह रही है कि हम 19 लाख रोजगार देंगे, जिसमें से 4 लाख सरकारी नौकरियां होंगी। उस बारे में नीतीश क्या कह रहे हैं? क्या नीतीश ने जो कुछ कहा है बीजेपी को भी सवालों के घेरे में नहीं खड़ा करता है? तो ये एक नीतीश कुमार ने जो कुछ भी कहा है वो खींचते हुए कहा है, क्योंकि लालू यादव और राबड़ी यादव का नाम अभी लेने का कोई सेंस नहीं है। 15 साल पुरानी बात हो गई, अब आगे के 5 साल की बात होनी चाहिए कि आप क्या करेंगे, और इसके बारे में नीतीश कुमार नहीं बता रहे हैं कि वो क्या करेंगे, कितने रोजगार देंगे। अगर उन्होंने इस सभा में कहा होता कि मैं 10 लाख नहीं 2 लाख रोजगार दूंगा, हर साल दूंगा या हर 5 साल में दूंगा, तो भी समझ में आता कि ये इस तरह से क्रिएट करेंगे। लेकिन उनका नकारात्मकता भरा प्रचार अभियान चल रहा है और निश्चित रूप से इससे उनको कोई फायदा होने वाला नहीं, ना उनको ना उनके गठबंधन के दूसरे सहयोगियों को, बल्कि इससे उन्हें नुकसान ही हो सकता है। खबर लेते हैं। पुलवामा हमले की जिम्मेदारी लेने वाले पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी के बयान के बाद भाजपा ने विपक्षी दल कांग्रेस के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पुलवामा हमले को लेकर कांग्रेस से माफी की मांग की है। दरअसल फरवरी में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भाजपा पर निशाना साधा था। राहुल ने ट्वीट करके इस हमले को सुरक्षा में खामियों का नतीजा बताया था और ये सवाल उठाया था कि आखिर किसे इस हमले का सबसे ज्यादा फायदा हुआ। जावड़ेकर ने कहा कि साजिश की कहानियां बुनने और हमले को लेकर दिए गए बयानों पर कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि पाकिस्तान ने पुलवामा आतंकी हमले में अपना हाथ मान लिया है। अब कांग्रेस और अन्य लोगों को अपने बयानों को लेकर देश से क्षमा मांगनी होगी। बता दें कि पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी ने गुरुवार को कहा था, हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा। हालांकि बाद में एनडीटीवी को दिए बयान में चौधरी ने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। पाकिस्तान कभी आतंकवाद को इजाजत नहीं देता है, मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया। तो ये पुलवामा की जो पूरी कंट्रोवर्सी है, पूरा विवाद है, उसके बहुत सारे पहलू हैं। हो सकता है और बल्कि सच है कि पुलवामा की घटना को लेकर अभी भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारे संदेह हैं। जिस तरह से घटना हुई, जिस तरह से घटना होने दी गई, जिस तरह से उसके पहले एक के बाद एक घटना होती रही और हमारी खुफिया एजेंसियां फेल होती रही, हमारी सरकार लगातार नाकाम होती रही, इससे बहुत सारे सवाल खड़े हुए। फिर कश्मीर में दविंदर सिंह की गिरफ्तारी के बाद फिर ये सवाल उठे कि आखिरकार पुलवामा के मामले में क्या हुआ था। तो ये संदेह केवल राहुल गांधी या कांग्रेस के मन में नहीं है, देश के लाखों लाख नागरिकों के मन में है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस घटना को जिस तरह से चुनाव के समय बीजेपी ने भुनाया, बीजेपी के प्रधानमंत्री ने जिस तरह की बयानबाजी की और जिस तरह के दूसरे नेताओं ने लाशों पर, सैनिकों की लाशों पर राजनीति करने की कोशिश की और उसके फल भी उनको मिले, तो ये एक अपना अलग पहलू है कि आप कैसे सेना को इस तरह की आतंकवादी घटनाओं को राजनीति में भुनाते हैं। तो जाहिर है कि ये जब कुछ हो रहा था तो दूसरे दल भी प्रतिक्रियाएं करेंगे ही। दूसरी बात यह है कि हम सब जानते हैं कि पुलवामा हो या उसके पहले पठानकोट या दूसरी जगह उड़ी, जहां भी ये घटनाएं हुई हैं, ये घटनाएं सीमा पार से हो रही हैं। सीमा पार के आतंकवादी आते हैं, उनको अंजाम देते हैं। इसलिए अगर फवाद चौधरी ने ये कह भी दिया तो इससे कोई मुहर नहीं लग गई है कि पाकिस्तान ने करवाया है, और अगर नहीं कहते तो इससे मुहर नहीं लगती कि उसने नहीं करवाया। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की भूमिका इसमें रही है और रहते आई है और आगे भी रहेगी जब तक कि उसको पूरी तरह से रोका न जाए। इस मामले में 6 साल हो गए हैं और हमारी सरकार लगातार नाकाम हो रही है। अपने कार्यकर्ताओं तक को वो जम्मू कश्मीर में सुरक्षा प्रदान नहीं कर पा रही है। 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं की और हत्या कर दी गई है। इसके पहले कई बीजेपी के सरपंचों की हत्या हुई है। तो एक सिलसिला चल रहा है पिछले कई महीनों से और केंद्र सरकार उनको सुरक्षा नहीं दे पा रही। ये बीजेपी के
नेताओं और कार्यकर्ताओं की बात है, बाकी पार्टियों को तो उसने और भी कोई सुरक्षा नहीं दी है। तो सवाल यह है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा पा रही है, निभा रही है, नहीं निभा रही है, या उसमें लापरवाही कर रही है, लगातार चूक कर रही है और सिवाय गाल बजाने के उसके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, या दूसरा कहना चाहिए कि कैफियत नहीं है अपने बचाव के लिए। तो ये जो कांग्रेस पर अटैकिंग मुद्रा अपना ली है फवाद चौधरी के बयान से, इससे कोई स्थिति में बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, बीजेपी को एक और हथियार मिल गया है कांग्रेस पर वार करने का, लेकिन इससे सच्चाई नहीं बदल रही है और ना सच्चाई बदल भी नहीं रही है और सच्चाई छिप भी नहीं रही है। ये ध्यान में रखा जाना चाहिए। अगली खबर लेते हैं। बंगाल में बीजेपी की कमान संघ ने अपने हाथ में ले ली है। संघ ने अपने प्रचारक रहे अमिताभ चक्रवर्ती को महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके अलावा भी कुछ और बदलाव संघ की मंशा पर पश्चिम बंगाल के बीजेपी संगठन में किए गए हैं। संघ अमिताभ चक्रवर्ती की नियुक्ति तक ही नहीं रुका है। बताया जाता है कि उसने बंगाल में बीजेपी का कामकाज देख रहे कैलाश विजयवर्गीय से कहा है कि वे अब बंगाल के बजाय अपने गृह राज्य मध्य प्रदेश में ज्यादा वक्त दें। संघ ने विजयवर्गीय की जगह बीजेपी में संयुक्त राष्ट्रीय महासचिव संगठन के और अपने पूर्व क्षेत्रीय प्रचारक शिव प्रकाश को जिम्मेदारी दी है। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक संघ ने बीजेपी की राज्य इकाई को ये सख्त संदेश दिया है कि वो किसी भी तरह की अंदरूनी कलह को बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि बीजेपी में इस बात पर बहस शुरू हो गई है कि विधानसभा चुनाव में पार्टी का चेहरा कौन होगा। इसे लेकर पार्टी में कुछ नेता आमने सामने हैं और ये बात केंद्रीय स्तर तक पहुंच चुकी है। इसलिए बीजेपी को पहले कई बार कहना पड़ा है कि मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर फैसला चुनाव के बाद किया जाएगा। पश्चिम बंगाल बीजेपी में मुख्यमंत्री पद के दावेदारों के बीच जोरदार जंग चल रही है और ये जंग मेघालय के पूर्व गवर्नर तथागत राय की एंट्री के बाद और तेज हो गई है। रॉय संकेतों में खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार तक बता चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल राय के खेमों के बीच मुख्यमंत्री बनने को लेकर भी तनातनी बढ़ती जा रही है। तो अब बंगाल में चुनाव अभियान एक तरह से संघ ने अपने हाथ में ले लिया है। संघ जो अपने को सांस्कृतिक संगठन कहता है, जो कहता है राजनीति से हमारा कोई लेना देना नहीं है, अब वो पूरी तरह से राजनीति में शामिल है। इस बात में अब किसी तरह का संदेह नहीं रहना चाहिए। पहले भी नहीं था, अब और भी नहीं होना चाहिए। बंगाल में पूरी तरह से कमान उसने अपने हाथ में ले ली है और बंगाल बीजेपी के लिए, संघ परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण राज्य बन गया है, क्योंकि एक बड़ा राज्य है, बहुत सारी लोकसभा की सीटें वहां से आती हैं। तो ये इस राज्य पर कब्जा करना अब सबसे बड़ा लक्ष्य संघ परिवार का है। तो पूरे दांव लगा रही है और कैलाश विजयवर्गीय जो कि बहुत ही बड़बोले हैं और जुबान पर उनके कंट्रोल नहीं है, बहुत सारे विवादास्पद बयान वो देते रहते हैं, जिससे बीजेपी की पार्टी की छवि भी खराब होती है, उसकी लानत मलामत भी होती है, आलोचना होती है। इसलिए शायद कैलाश विजयवर्गीय को वहां से हटा दिया गया, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय को वहां से हटाने और मध्य प्रदेश वापस भेजने के कई और अर्थ भी निकाले जा रहे हैं। मसलन क्या उपचुनाव के बाद मध्य प्रदेश में किसी तरह का परिवर्तन होगा और वहां कैलाश विजयवर्गीय को कोई दूसरी जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। ये तमाम सवाल हैं जो कैलाश विजयवर्गीय को हटाने को लेकर से जुड़े हुए हैं। इसलिए ये नहीं मानना चाहिए कि कैलाश विजयवर्गीय के पर कतर दिए गए हैं या उन्हें दंडित किया गया है। ये भी हो सकता है कि उन्हें अब कोई दूसरी बड़ी जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी की जा रही हो, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय अमित शाह और नरेंद्र मोदी के गुड बुक में आते हैं और वो उन्हें पसंद करते हैं, क्योंकि इस तरह के लोग मोदी और शाह को पसंद आते हैं जो विवाद खड़े करते हों, ऐसे बयान देते हों जिससे दूसरे धर्मों के लोग आहत हों। तो ये कैलाश विजयवर्गीय का एक चरित्र है। और अंत में अब आपको कोरोना से संबंधित ताजा तरीन जानकारी दे देता हूं। भारत में एक्टिव मामले 5,94,000 रह गए हैं। यूरोप में कोरोना की दूसरी लहर जोर पकड़ रही है। फ्रांस, जर्मनी में फिर से कड़ा लॉकडाउन लगा दिया गया है। दुनिया में संक्रमितों की संख्या 4,51,00,000 के पार चली गई है। तो मित्रों, ये थी आज की खास खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जिन्होंने अभी तक sathindi.com को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा।
कल की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।